तो अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप से हफ्ते का 5-6 ट्रेड कर रहे हैं, तब फिर आप डेली चार्ट देखेंगे। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज बहुत कम होते हैं जिन पे आप एक्चुअल में विश्वास कर सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर विवेक बजाज जुड़े रहे हैं। पहले भी एक वीडियो किया हमने जिसमें हमने ट्रेडर के माइंडसेट की बात की। That's why I say it's a combination of science and art. पैसे कमाइए ट्रेडिंग से और वेल्थ बनाइए इन्वेस्टिंग से। कि किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है ट्रेडर, क्या माइंडसेट रहता है, क्या गलतियां करता है, ये सब कुछ कवर किया है, जर्नी कवर की हमने। ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक ट्रेडर को किस तरह से स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को पिक करना, ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट बनाना, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So Vivek, let's do something practical, चलो. If you can show some understanding of yours कि that is practical in nature, that will be बड़ा helpful होगा हमारे users के लिए। अपने ट्रेडिंग की बात करते हैं, because you know practically it's not possible to cover everything in investing and trading together. But generally आप देखो जब हम मार्केट में आते हैं तो ये जो सीन है ना, ये जो फील है, लुक है, ये हमको बहुत कॉमन दिखता है कि प्राइस मूव कर रहे हैं, करेक्ट। अब एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। मैं यहाँ पर क्या इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाने आया हूँ, एक्टिव ट्रेडिंग करके पैसा बनाने आया हूँ, या इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बनाने आया हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये पूरा मार्केट का वर्किंग फॉर यू विल रिवॉल्व अराउंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर आप इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाने आए हो तो आप डेली ये जो प्राइस चार्ट है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो कोई भी स्टॉक का प्राइस चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स टेक सम, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं CDSL का। ये कंपनी है CDSL जो कि डीमैट सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी अच्छा मूव की है काफ़ी दिनों से। तो ये डेली चार्ट है। तो अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप से हफ्ते का 5-6 ट्रेड कर रहे हैं, तब फिर आप डेली चार्ट देखेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप शायद 15 मिनट का चार्ट देखने लगेंगे। ओके, अब देखिए जैसे जैसे मैं चार्ट के ड्यूरेशंस को चेंज करूंगा, मेरा इस स्टॉक के प्रति व्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपको आप CDSL कैसा लग रहा है, पहले तो आपको बहुत प्यारा लग रहा था ना वो, कि वाव इसको लेके रख लूं, और अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, ये नीचे क्यों जा रहा है, या सो डिपेंडिंग अपॉन what is the objective of your participation in the market, you will have to look at the stock on that framework. अब इसी को मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम देखता हूं कि हर वीक का चार्ट को मैं यहाँ प्लॉट करूं, आय हाय कितना जबरदस्त है ना, ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि बस इसको जाके अभी खरीद लो। लेकिन जब आप वीकली कोई भी स्टॉक को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि मैं इसको 1 साल 2 साल के लिए व्यू ले रहा हूं, इसको मैं 1-2 दिन के लिए नहीं ले रहा हूं, तो शायद आप इसको एवरी वीकेंड ही इन्वेस्टिंग करेंगे। तो वीकडे में आप कुछ नहीं करेंगे। वीकडे में आप प्रोबेबली अगर कुछ इसमें प्राइस में एक्शन हो रहा है जो आपने वीकेंड में डिसाइड कर रखा था, तब आप वीकडे में इसको आके एक्ट करेंगे। नहीं तो अपना चुपचाप वीकेंड के अंदर में होमवर्क किए और अपनी डायरी के अंदर में लिख लिए कि आपको इस स्टॉक के अंदर में करना क्या है। कोई बोलता है कि मुझे और लॉन्ग टर्म जाना सर, मुझे 15 साल 20 साल के लिए अपनी फैमिली के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के छोड़ के जाना है, तो आप शायद और लंबे फ्रेमवर्क में जाएंगे, शायद आप मंथली में जाएंगे। अब एक स्टॉक देखिए, रिलायंस। ये मंथली चार्ट के अंदर में रिलायंस आपको तेज लगेगा ही, जाहिर सी बात है। ये स्टॉक
वेरी वेरी आई मीन बुलिश आफ्टर 2017 के बाद काफ़ी बुलिश लगा है। एक रेंज के बाद में जब इसने ब्रेकआउट दिया 2017, उसके बाद में ये तेजी है। अब ये तेज है तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये खट 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 ऊपर जाता जाएगा। तो कंसोलिडेशन का एक रेंज हो सकता है ये वो जोन है जहां पर वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये 1840 नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल है इसका 2240, करेक्ट। तो अगर ये इसको ऊपर चला गया तो फिर ये लंबा ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो सकता है। इसको मैं अगर वीकली कर देता हूं तो वीकली के अंदर में देखिए कि रेंज और क्लियरली डिफाइन हो गया। तो इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो वीकली में यहां पर हाई आ गया इसका। सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन हियर, सिंपल लाइंस। यू नो स्टॉक मार्केट में किस फेनोमेनन वर्क्स द बेस्ट? कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो इसके ऊपर ये चला गया तो इसमें वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट है, मतलब इसमें तेजी आ सकती है। यही स्टॉक अगर हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो अभी भी ये डेली रेंज के अंदर में है और इसके ऊपर चला गया तो डेली ब्रेकआउट भी आ सकती है। ये स्टॉक को अगर मैं अब आवरली बेसिस पे देख लेता हूं तो हो सकता है कि आपका व्यू एक बार इस स्टॉक के लिए ऐसा हो जाए कि आने वाला 1 घंटे के लिए शायद मैं यहीं तक का टारगेट देख रहा हूं इसमें। तो अगर मैं लूंगा तो 2200 में मैं लूंगा अगर, तो मैं देखूंगा यहां पर एक सप्लाई जोन है कि कोई है शायद यहां पर बेचने के लिए रेडी है। तो आप एक बार हो सकता है कि यहाँ स्क्वायर अप कर ले, लेकिन 1 घंटे का चार्ट देख के अगर 2200 में लिया और हमको 2226 में बेचने का मौका मिल गया तो क्या खराब है? 1% तो मुंह मिल ही गया मेरे को। क्या प्रॉब्लम है? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपको 1% मूव कमाना है? क्या आपको 5-6% मूव कमाना है? क्या आपको 30 से 40% या 3 टाइम 4 टाइम का मूव कमाना है? उसके हिसाब से आप मार्केट में एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मार्केट में आए थे इन्वेस्टमेंट बोल के और ट्रेडिंग में घुस गए, या आप मार्केट में आए थे ट्रेडिंग करने और क्योंकि वो स्टॉक नीचे चला गया तो आप उसको इन्वेस्टिंग में डाल दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। सो इन ए सेंस अपने को स्टॉक को क्वेश्चन करने से पहले कि वो कितना रिटर्न दे सकता है, वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, और इन्वेस्टर हैं भी तो पोजिशनल हैं, मिड टर्म हैं, लॉन्ग टर्म हैं, एंड देन स्टिक विद दैट। ये भी बहुत जरूरी है कि उसके साथ यू हैव टू कीप एंड फुलफिल दैट प्रॉमिस विद योरसेल्फ। ये बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज किया, फुलफिल द प्रॉमिस विच यू हैव गिवन टू योरसेल्फ। 99% लोग अपने आप को ही चीट करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट को बहुत अनरीजनेबली बदनाम किया गया, अनरीजनेबली। स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है। स्टॉक मार्केट इज एज गुड एज एनी अदर मार्केट। अब सब्जी मार्केट में जाओगे तो वहाँ मैनिपुलेटर्स नहीं है क्या? वहाँ पे अनरीजनेबल प्राइस चार्ज नहीं होते हैं, वहाँ पर प्राइसेस क्रैश नहीं होते हैं। या आप रियल एस्टेट मार्केट में घर खरीदने जाते हो तो वहाँ आपको क्या फेयर वैल्यू मिल जाता है हर वक्त? स्टॉक मार्केट इज लाइक एनी अदर मार्केट, इट्स जस्ट दैट बिकॉज इट हैज सो मच ग्लैमर that people take the liberty to blame the market very easily. ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टाइम ड्यूरेशन आपका ट्रेड का क्या होगा, दैट विल डिसाइड कि आपको एनालिसिस करते वक्त क्या ड्यूरेशन देखना है। जितना आपका ड्यूरेशन बड़ा होगा उतना फंडामेंटल्स को ज़्यादा वैल्यू देंगे, बिजनेस को ज़्यादा वैल्यू देंगे। जितना ड्यूरेशन छोटा होगा उतना सिर्फ प्राइस एक्शन को ज़्यादा वैल्यू देंगे। फंडामेंटल्स का मतलब हो गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उस सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, कंपनी कैसा कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, उसके रेशियोज क्या बोल रहे हैं। फंडामेंटल डेटा का स्टडी एक अलग तरह की स्टडी है और प्राइस की स्टडी एक बहुत अलग तरीके की स्टडी है। तो अपने फंडामेंटल में आज नहीं जाते हैं, अपने प्राइस पे खाली बात करते हैं। तो पहली बात होगी अपने को टाइम ऑफ आवर एनालिसिस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड वी वांट टू डू। दूसरी बात, ये एक रेस है, ये एक घोड़े की रेस चल रही है शेयर बाजार, और हमको बेस्ट घोड़ा पे पैसा लगाना है, करेक्ट? तो बेस्ट घोड़ा कौन है? बेस्ट घोड़ा वो है जो दूसरे घोड़े के मुकाबले बेटर दौड़ रहा है और उस घोड़े के अंदर में इतनी खुद की काबिलियत है कि वो शायद उसी स्पीड से भागता रहेगा। इसको दूसरा एग्जांपल में लेते हैं कि गाड़ी का रेस। अगर गाड़ियों की रेस है
और दो गाड़ी सपोज फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस जो है, तो फर्स्ट सेकंड को डेफिनेटली कंटिन्यूसली बीट करेगा अगर फर्स्ट का स्पीडोमीटर बोलता है कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्पीड में स्ट्रेंथ है, प्लस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर बरकरार रहे, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वन कार विज़ द अदर कार शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केट का। बोलिए। इसमें गाड़ी तो हो गई स्टॉक, ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है ऑपरेटर। एंड एक और बात आप मान लीजिए कि हर शेयर के अंदर में ऑपरेटर है, हर शेयर में। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर कोई हर्षद मेहता खाली ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर इज समवन हु हैज अ लार्ज पोजीशन इन दैट स्टॉक। इट कुड बी FPI, it could be FII, it could be some mutual fund, it could be promoter of the company. तो आप there is no point in qualifying the operator. Make an assumption कि यार ऑपरेटर तो है ही मार्केट में, मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे उसके हिसाब से काम करना है। तो गाड़ी का ड्राइवर ऑपरेटर है, लेकिन फाइनली आपको गाड़ी देखनी है। ऑपरेटर अगर ड्राइवर के बारे में जानना चालू कर देंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी और सही जवाब उसका नहीं मिलेगा आपको। और ऑपरेटर का फोकस है ना गाड़ी चलाने की तरफ, वो भी चाहेगा कि मेरी गाड़ी तेज ही जीते, वो नहीं चाहेगा कि मैं पीछे जाऊं। तो ऑपरेटर हमारे साथ ही है इन द सेंस, या हम ऑपरेटर के साथ हो सकते। आपको ऑपरेटर के साथ ही रहना है और वो आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है। जैसे लोग अभी अडानी वाला जो कांड चल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि अडानी में FPI के नाम पे इन्वेस्टमेंट हुआ है और कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व है। मैंने एक वीडियो रिलीज किया था अपने चैनल में, मैंने बोला था कि यार तो नई बात क्या है इसके अंदर में, क्या नया बोल दिया आपने, ये तो पता ही है, ये तो आज से नहीं है। और ये अडानी वाली बात तो ऑलरेडी 2018 में आ चुकी है और क्लैरिफिकेशन हो चुका है। तो सडनली ये बात नया क्यों? क्योंकि किसी ने ट्वीट कर दिया कि फलाना ऑपरेटर अब एक्टिव हो गया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब आपने अडानी शेयर खरीदा था तो आपने ये बोल के खरीदा था कि FPI कौन है इसके अंदर में इन्वेस्ट कर रखा है। आपने तो वो गाड़ी देखी होगी, अब वो गाड़ी उस समय आपको सस्ती लग रही थी कि महंगी लग रही थी। अगर उसमें आपका जजमेंट गलत हुआ है तो फिर आप वापस से इन्वेस्टिगेट कीजिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या आप वो जजमेंट सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। नहीं तो कोई और गाड़ी पकड़ लीजिए, नहीं तो कोई और गाड़ी पकड़िए। शेयर बाजार में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्टिवली 2000 कंपनीज है, ऐसे 5000 लिस्टेड है बट एक्टिव 2000 कंपनीज है। तो 2000 गाड़ियां हैं, कोई तो गाड़ी अच्छी निकलेगी। अच्छा, वहां पर और वहां पर रेस भी ना अलग अलग रेस हो रहा है, जैसे स्विमिंग में होता है ना, इस वेट का रेस, इस वेट का रेस। तो शेयर बाजार में रेस हो रहा है, लार्ज कैप का रेस अलग है, मिड कैप का रेस अलग है, स्मॉल कैप का रेस अलग है। और जो एक समझ पा रहे हैं हमारे गाड़ियों का मेटाफोर, उनके लिए ये भी बता दें कि ये गाड़ियाँ भी कई छोटी रेस लड़ रही हैं, कोई बड़ी रेस लड़ रही हैं। तो यू हैव टू नो कि आप कौन सी गाड़ी की रेस में जाना चाहते हो, फिर गाड़ी आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखिए जो हाँ, सेकंड पॉइंट में आपको जस्ट इलेबोरेट करता हूँ ये पॉइंट कि जो रेस है ना, अब उस रेस में हमको ये जज करना है कि क्या ये गाड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है कि वीकनेस दिखा रही है। तो जब भी हम किसी भी गाड़ी का स्ट्रेंथ वीकनेस को मेजर करते हैं, आइडियली आपको दूसरी गाड़ी के साथ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां हैं तो हम कैसे किसी के साथ मेजर करेंगे? तो निफ्टी जो है वो एक बेंचमार्क है जो सबको ही फॉलो करते हैं, तो उसी के साथ मेजर कर लीजिए। तो कोई भी स्टॉक को अगर निफ्टी के साथ हम कंपेयर करें और वो स्टॉक के अंदर में निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ है, तो मतलब वो तेजी का घोड़ा है, तेजी वाली गाड़ी है। और अगर वो निफ्टी के मुकाबले कमजोर है, इसका मतलब वो गाड़ी धीरे होती जा रही है, शायद पीछे चली जाएगी और पीछे वाले आगे चले जाएंगे। तो वो स्टॉक से निकल जाइए अगर वो निफ्टी के मुकाबले उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक बेंचमार्क आपके पास हमेशा रहेगा जिसके बेस पे यू कैन डिसाइड कंपनी के फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग। जो भी न्यूज़ चल रहा है वो सब चीज़ें ठीक है, बट निफ्टी ऑलवेज स्टेज एज अ बेंचमार्क। करेक्ट। न्यूज़ तो मैं एक प्यारा सा सजेशन दूंगा कि ये न्यूज़ के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि न्यूज़
देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कंपनीज देती हैं एक्सचेंजेस को, वो ठीक है, बट उसके बियॉन्ड जो न्यूज़ फ्लोट होते हैं दिस आर ऑल प्लांटेड. देयर इज नो पॉइंट इन एक्टिंग ऑन अ स्टॉक बेस्ड ऑन न्यूज़. वो कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़. Absolutely. Is that true? Absolutely. But you should be very smart to identify the rumor fast, because operators are always there to make sure that you enter at the last leg of the rumor rally. क्योंकि rumor create तो सबसे पहले ऑपरेटर ही करता है. और पता है ऑपरेटर का मूवमेंट पकड़ने के लिए आपके पास टूल्स हैं, बस आपको थोड़ा टूल्स को समझ के अपने आप पे बिलीफ सिस्टम डालना पड़ेगा कि मैं वो समझ सकता हूँ. सिंपल आप देखिए ये चार्ट, रिलायंस का चार्ट देखिए, ये जब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे रहा था, ये इसमें कितनी एक्टिविटी थी, इसमें कितनी वॉल्यूम थी. तो इसका मतलब किसी ने तो पार्टिसिपेट किया ना इस स्टॉक के अंदर में. और अगर उसका स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा तो इसका मतलब वो बंदा अभी भी है. ये पूरा ब्रेकआउट के अंदर में कितना पार्टिसिपेशन आप देखिए. ये गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, कोई मेन लीड आया है यहाँ पे. हाँ, यही तो ऑपरेटर घुसा है. और जो जब गिर रहा है तो उतना वॉल्यूम है नहीं. Right. बट हाउ डू यू मेजर दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक विज़ निफ्टी? तो कई टूल्स हैं. मैंने अपने यूट्यूब चैनल में लर्न टू ट्रेड फ्री मैंने एक वीडियो सीरीज चला रखा है जहाँ मैं सिखा रहा हूँ लोगों को. तो वहाँ पर भी इस तरह के टूल्स मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू में बहुत इंडिकेटर्स हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल के एक है. एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि उस स्टॉक का मार्केट के साथ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको जताता है. और एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि गाड़ी का स्पीडोमीटर है. तो ये स्पीडोमीटर को एक बार इंटर कर देते हैं. तो ये स्पीडोमीटर है, बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है. आप मतलब इसके कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए. इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ 50 50 50. तो RSI ये जो इंडेक्स मैंने ऐड किया है, ये आप मान लीजिए उस गाड़ी का स्पीडोमीटर है. और ये 50 का लाइन पे मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया है. तो अगर 50 के ऊपर चल रही है मतलब गाड़ी की स्पीड ठीक है, और अगर 50 के नीचे चला गया मतलब गाड़ी स्लो हो रही है. सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. और दूसरा इंडिकेटर है RS जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है. तो उसका इंडिकेटर है ये रहा. ये एक इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि मैवरिक बोल के एक बंदे उसने ने बना रखा है ट्रेडिंग व्यू के अंदर में. तो आप उसको अगर इंसर्ट कर लेंगे तो ये दिख जाएगा RS विच इज नथिंग बट शेयर का जो भाव डिवाइडेड बाय निफ्टी. आप देखिए, अच्छा. शेयर का भाव डिवाइडेड बाय निफ्टी आ रहा है. तो सिंपल सा बात ये है कि अगर शेयर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आप देखिए ये निफ्टी ऊपर है, निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है, और RSI भी 50 के ऊपर है. तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इस पे हमको लेके काम करना है. तो वापस से उस एनालॉजी पे जाते हैं कि गाड़ी की रेस है, उसमें एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से फास्ट चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो RS बता रहा है, राइट. जो कि मैं निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज निफ्टी मेरा बेंचमार्क है. और स्पीडोमीटर ये बता रहा है कि क्या गाड़ी स्पीड चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो RSI बता रहा है. और ये प्राइस एक्शन है. अगर कोई इस टेम्पलेट को ओवरऑल फॉलो करे, मैं डेली में आ जाता हूँ एक बार, तो रिलायंस का भी डेली का क्या हालचाल है. तो ये RS ऊपर है, इसका मतलब ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है. RSI 50 के ऊपर है, इसका मतलब ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, स्पीड उसकी अच्छी है. तो चांसेस है कि रिलायंस यहां से ऊपर चला जाएगा. अगर प्राइस बिहेवियर मतलब प्राइस में भी अप ट्रेंड है और प्राइस बिहेवियर भी सजेस्ट कर रहा है कि हाँ ऊपर जा सकता है, तब इसमें लेके काम करना चाहिए. फिर मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें कि अगर स्टॉक का प्राइस मान लो स्टेबल है लेकिन निफ्टी गिर रहा है, तो उसमें भी जो ये मैवरिक वाला RSI है वो ऊपर जाएगा. तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले ये स्टॉक भागेगा क्योंकि ये तो स्ट्रांग था, ऊपर जाएगा. ये तो स्टेबल था.
तो जो स्टॉक स्ट्रांग होते हैं उनमें ऑपरेटर नीचे खड़ा है लेने के लिए, तो अगर मार्केट जब रिकवर करता है तो इनमें सबसे पहले रिकवरी आती है। और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम जोन में आप लेना चाह रहे हैं। ये तो डेली चार्ट है, अब आप इसको वीकली करेंगे तो वीकली व्यू आएगा, आप 2 आवरली करेंगे तो आपको 2 आवरली आएगा। और कोई भी स्टॉक आप बताइए। मैं वही अदानी, लेट्स से अदानी पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, ये जो अभी प्ले में है वेरी, तो इसमें यू आर सेइंग ऑपरेटर इज गोना कम बैक एट सम पॉइंट इन टाइम। नहीं, आप देखिए इसमें ये आरएस जो है, ये आरएस के नीचे चला गया है, आरएसआई भी 50 के नीचे है, ठीक है। और ये स्टॉक अगर मैं प्राइस एक्शन वाइज देखूं तो ये जो लोज थे यहाँ के, उस लोज के नीचे भी चला गया है। तो ये स्टॉक वीक स्टॉक है, सपोर्ट लेवल से नीचे चला। हाँ, ये स्टॉक वीक स्टॉक है, हम इसमें नहीं रह सकते हैं। जब तक ये स्ट्रेंथ वापस से गेन नहीं करेगा, और इसको समय लगेगा स्ट्रेंथ गेन करने में। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ गया तो ये फटाक कर वापस यहाँ आ जाएगा। हम चाहते हैं वो हो जाए, जिसका लिया हुआ वो ये चाहता है। बहुत लोग चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टेड है इसमें वो सब लोग चाहते हैं। ठीक है, उनकी गलती नहीं है, अब क्या करें। इच्छा तो है हमारी कि ये हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये इतना जो गिरा है इसमें इसने अपनी कमजोरी दिखा दी ना। अब यहाँ से वापस यहाँ आने में उसको तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से उसको अगर यहाँ आना है, कम से कम 38% इसको भरना पड़ेगा। तो जो स्टॉक कमजोर हो गया ना, उससे निकल जाना चाहिए। और ये सबसे डिफिकल्ट डिसीजन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, निकलना। बाय करना बहुत इजी है बिकॉज आपको लगता है कि आपने एनालिसिस कर लिया है, बट टू कट दैट स्ट्रिंग आएगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, आएगा। ट्रेडर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया है। और ये जो ब्रोकर है ना, इन्होंने इंट्राडे टू डिलीवरी, इट्स वेरी इजी। ऑब्वियसली आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना ऑर्डर, तो या इट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी अलाउ करती है ये सब चीज। ई कॉमर्स याद रखिएगा, ई कॉमर्स स्टॉक मार्केट इज नॉट सब बेचने में लगे। ये वो माल बेचने को तैयार है जो इनका खुद का भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट, कैन वी टॉक अबाउट पेनी स्टॉक्स? शैल वी टॉक अबाउट पेनी स्टॉक्स? बिगिनर सबसे बड़ी इसका, आई मीन दिस इज हाईली एडवाइज्ड कि पेनी स्टॉक्स में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स ये गलतियां करते हैं। और मेरे ख्याल से किसी पेनी स्टॉक में ऐसी चार्ट सामने आने वाला है दैट इज गोना टेल कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, पेनी स्टॉक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पेनी स्टॉक में पैसे नहीं डालने चाहिए, बिकॉज पेनी स्टॉक का मतलब क्या हुआ? जो स्टॉक जिसका वैल्यू 100 करोड़ के नीचे है या 40-50 करोड़ का कंपनी है, आज अगर वो अच्छी कंपनी को हम टाइम पे पकड़ लेते हैं तो वही तो 40 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की कंपनी बनेगी। तो हम इसको ब्लाइंडली नहीं बोलते हैं कि पेनी स्टॉक सारे खराब है। ये पेनी वर्ड है ना, इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ किया गया है। मेरे हिसाब से आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसका बिजनेस को ज़रा ठोक बजा के एनालाइज करिए। अगर बिजनेस से आप कन्विंस है उस पेनी स्टॉक के, क्योंकि आपको लगता है कि वो सेक्टर में दम है, वो कंपनी में दम है, मैनेजमेंट में दम है, तब फिर आपको उस स्टॉक के अंदर में घुसना पड़ेगा, चाहे वो पेनी है। क्योंकि बड़ा पैसा तो पेनी स्टॉक में बनता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न है, लेकिन शेयर बाजार में आए हो तो थोड़ा बहुत हाई रिस्क भी तो लेना चाहिए ना। थोड़ा बहुत 5-10% अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कर सकते हैं। तो लेकिन उसी कंपनी में डालिए जिस कंपनी का बिजनेस आप समझते हो, प्राइस अपने आप ही। अब जैसे लोग बोलते हैं कि आइडिया जो है वो पेनी स्टॉक हो गया। हाँ, अब हो गया बेचारा ऑलमोस्ट। बट ये पेनी स्टॉक नहीं है, ये 9 रुपए का स्टॉक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेनी स्टॉक है। अगर हम आइडिया में जाएं, मैं स्टॉकेज में दिखाता हूं आपको आइडिया, इसका वैल्यू क्या है? इस कंपनी की वैल्यू है 27,000 करोड़। ये कहां से पेनी स्टॉक हो गया? 9 रुपए का भाव है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक है। आपको समझना पड़ेगा कि 27,000 करोड़ जस्टिफाइड है क्या? इसका कितना कमा रही है, बिजनेस कैसा कर रहा है, कोई फायदा होने वाला है क्या इसको? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले बिना अगर हम जज कर देंगे कि 9 रुपए का ही तो है, ले ले, तो फिर
या आपको एक पेनी स्टॉक दिखाता हूँ, आलोक इंडस्ट्री। हम लोग सब कोई चाहते हैं कि ये बढ़े क्योंकि ये भी पेनी स्टॉक। ये अपर सर्किट भी हिट कर रहा है अपर। काफी लोग नीचे के लेवल पे ले रखे हैं, बहुत पुराना 3-4 रुपए में यहाँ ले रखे हैं। अब आलोक का मार्केट कैप देखते हैं क्या है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया इसका भी। और जब यहां पर होगा तो इसका मार्केट कैप बहुत कम होगा। हमें हो सकता है कि 400-500 करोड़ का मार्केट कैप होगा यहाँ पे। तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स को कि प्लीज आप लोग ये मार्केट कैप देखने की आदत डालिए। भाव से कुछ नहीं समझ में आता है, इट्स अ वेरी डिसेप्टिव थिंग। इट्स लाइक लुकिंग एट द प्राइस टैग और बिना अंडरस्टैंड किए कि किस ब्रांड ने बनाया है वो टी शर्ट या जो भी है वट एवर यू बाइंग। तो यार यू हैव टू लुक। ठीक है, इफ वी अगर स्टॉक पिक करना ही है तो लेट्स टेक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देन, और देन उसका ट्रेडर के माइंडसेट के साथ सोचते हैं। इन्फोसिस मेरी पहली कंपनी जहां मैंने जॉब भी की थी। क्या बात है, बहुत। मेरे को तो लग रहा है टेक के अंदर में इंडिया बहुत बड़ा स्टोरी इमर्ज होने वाला है। इन्फोसिस वगैरह अब अलग लेवल की टेक कंपनीज हो जाएंगी, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है दुनिया भर में, सो यू विल हैव टू बी पॉजिटिव ऑन इंडियन आईटी सेक्टर। तो ये डेली चार्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम जोन देखते हैं मंथली चार्ट के अंदर में। रियल वेल्थ क्रिएटर, आउट परफॉर्मिंग मार्केट, RSI is also greater than 50। प्राइस गिरेगा तो है ही, बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, ये तो कंसोलिडेशन तो आएगा ही आएगा। तो ये कितनी स्ट्रांग है कंपनी। अब इसको हम अगर वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंसोलिडेशन फेजेस दिख रहे हैं क्लियरली, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद तेजी दिख रहा है। और इसको हम अगर डेली में कन्वर्ट करते हैं तो आपको और थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, बिकॉज जितना आप छोटा ड्यूरेशन में जाएंगे उतना फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेंगे। बट ये स्टॉक ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई पे है। तो एक बात और अपने को मार्केट में एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो महंगा है ज़रूरी नहीं है कि सस्ता होगा, और जो सस्ता है ज़रूरी नहीं है कि महंगा होगा। तो लोग बोलते हैं नहीं बहुत बढ़ गया इसको बेच दो। अरे क्यों बेच दो, कुछ बढ़ रहा है तो अच्छा, उसमें कोई ना कोई बात है ना, इसीलिए तो वो बढ़ रहा है, तो आप लेके रखो उसको। लेकिन अगर आप नया लेने का सोच रहे हो तो आप समझ लो कि ये 500 रुपये का स्टॉक 1400 रुपये हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड अब आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है जितना ये 500 रुपये वाले के लिए था। तो क्वांटिटी को उसी के हिसाब से एडजस्ट करो। जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है वहां ज्यादा क्वांटिटी करो, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिलेटिवली कम फेवरेबल है वहां कम क्वांटिटी करो। This is quote number 4 for us about risk reward ratio. I'll put that out. Okay. जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है वहां ज्यादा क्वांटिटी करो, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिलेटिवली कम फेवरेबल है वहां कम क्वांटिटी करो। सो आप देखिए इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ vis-a-vis निफ्टी, इट इज शोइंग स्ट्रेंथ ओनली। मतलब इसको ये गलत मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज डेली चार्ट के अंदर में RS बेसिकली, अगर ये वाला जो RS है ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ RS है। मैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स RS भी यूज करता हूं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर पीपल। ये बेसिकली इन्फोसिस डिवाइडेड बाय निफ्टी है, सिंपल। तो अगर ये भी ऊपर जा रहा है और नीचे को ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। और प्राइस भी अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये खुद ही स्ट्रांग है, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर में हमको लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए जब तक कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बन जाता है क्योंकि निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ऑलमोस्ट जाता है। तो अगर उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, दैट मीन्स कि इट्स वे बियॉन्ड इट्स वैल्यू। ओके, सो इन अ सेंस पिछले 10-15 मिनट में वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो, दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो आपको देखनी मैंडेटरी है। मतलब इट्स नॉट अ गुड टू हैव थिंग कि अच्छा है मैं वाली चीज नहीं है, ये मैंडेटरीली आपको देखना चाहिए। एंड देन गेट इनटू द स्टॉक एंड देन थिंक कि कब एग्जिट करना है एज वेल। और एग्जिट को भी उतना ही रुतबा देना है जितना एंट्री को देना है। Exactly.
और अगर एग्जिट बोल रहा है एग्जिट, तो फिर एग्जिट काट लो सौदा, उस पर बैठे मत रहो। एक लोगों की आदत है कि वो 50-70 स्टॉक्स का पोथा बन जाता है, थोड़ा थोड़ा ले लेके लास्ट में देखते हैं 50-60 स्टॉक उनके पास पड़े रह गए, फिर मेरे को मेल करते हैं कि सर बता दीजिए करना क्या है। अरे 20 से 25 स्टॉक ही होने चाहिए एनी टाइम, उससे बियॉन्ड होने भी नहीं चाहिए किसी के पास। वो भी तब जब व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड कि 20-25 को मैनेज कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है। 50-60 इज ऑब्वियसली टू मच। But the people don't do it by choice. It just happens because लिया हुआ है बेचा नहीं जा रहा तो क्या करेगा। नई अपॉर्चुनिटी आ गई, उसको भी बाय करना है, इसको बेच नहीं सकते। ओके, दैट्स वेरी हेल्पफुल जी। एक लास्ट सेगमेंट रखते हैं जिसमें विल टॉक अबाउट हाउ यू थिंक ऑन योर टोज। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पिक करके देंगे जिसमें जो पहला रिएक्शन आपको आता है वही आपको देना है। तो वो वर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली पहला वर्ड स्टॉक मार्केट। Wealth, फैमिली, family is comfort, peace, पैशन, love, लाइफ गोल, life goal is to make myself relevant. I don't want to die irrelevant in this world. फाइनली हैप्पीनेस, Peace of mind, probably. सॉरी टू पुट यू ऑन स्पॉट, बस ये थोड़ा नेचुरल रिएक्शन के लिए वी कम अप विद थिंग्स लाइक दिस। Nice, it's good. But yeah, this was really amazing having this amazing discussion with you. Any last point that you'd like to कि आप किसी बिगिनर ट्रेडर या किसी को 6 महीना हो गया ट्रेडिंग में, उसको अगर आप कुछ एक विजडम देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, अपने साइंस एंड आर्ट के कॉम्बिनेशन से, वो क्या होगी? I think first thing first is please believe yourself that you can do it. तो अभी तक जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको आप वेटेज दीजिए, बट डोंट टेक दैट एक्सपीरियंस वेरी सीरियसली बिकॉज इट टेक्स 2 years. ये 2 साल की तपस्या है, और जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप इस चीज़ को बिलीव करेंगे, हड़बड़ी मत करिए। आई हैव सीन मैनी पीपल बिकमिंग सो रेस्टलेस। ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक फीलिंग आ रही है कि यार ये मैं पहले क्यों नहीं किया, ये अभी हो जाए बस फटाफट, इतना मार्केट बढ़ रहा है मैं पैसे कमा लूँ। तो प्लीज़ कीप योरसेल्फ पेशेंस, बिकॉज अगर सपोज आप 20 साल के हैं या 25 साल के हैं और आप 65 साल तक सपोज आप काम करेंगे एक्टिवली, और आपको करना भी चाहिए, मेरा बस चले तो मैं ट्रेडिंग करते करते ही जाऊँ, इतना पैशन है मेरे पास का। 65 साल मतलब 25 से 65 मतलब 40 साल के लिए आप ये करियर बना रहे हैं, 4 महीने के लिए नहीं बना रहे। तो आप 1-1.5 साल 2 साल अगर इन्वेस्ट करते भी प्रॉपरली, और फिर अपने आप को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें कि इस क्वार्टर में इतना रुपया डालूंगा, इस शेयर में काम करूंगा, नेक्स्ट क्वार्टर इतना रुपया डालूंगा, इतने शेयर्स में काम करूंगा। ये अगर 2 साल का जर्नी आप प्लान कर लें तो आने वाला 40 साल आपके लिए इतना ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज शेयर बाजार यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगा। आप शायद चले जाएंगे बट शेयर बाजार तो यहीं पर है। तो प्लीज टारगेट योर करियर फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ ड्रीम, बट इट्स नॉट अ गेम। प्लीज रिमेंबर दिस। तो आज की जनरेशन के लिए आई विल गो अहेड एंड से कि ये कोई टिंडर ऐप नहीं है, ये जीवन साथी ऐप है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विवेक जी, इट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल टू गिव। एंड बाकी लोगों का, आई होप जो लोग देख रहे हैं वीडियो, इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए। विवेक जी का यूट्यूब हैंडल, विवेक जी का ईलर मार्केट्स का यूट्यूब हैंडल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक दैट आउट। जो स्टॉक मार्केट सीखने चाहते हैं सीरियसली, उनके लिए वो चैनल्स आर अमेजिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर।